नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एयर क्लीनिंग का। एयर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब तक आपकी एयर क्लीन नहीं होगी, स्टीराइल नहीं होगी, आपका रूम क्लीन नहीं होगा, आपका रूम स्टीराइल जो है वो नहीं होगा। तो एयर जो है उसके पास ग्रेटर पोटेंशियल है आपके रूम को ख़राब करने के लिए, नॉन स्टीराइल करने के लिए। तो इसके लिए स्पेशल अटेंशन दी जाती है। एच वैक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जिसको आप जिसे मैंने भी आपको बताया कि हैपा फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर एयर को क्लीन करने के लिए। तो जो सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है एयर को क्लीन करने के लिए एच वैक के अंदर, उसका लास्ट पार्ट हैपा फिल्टर है। उससे पहले 2-3 स्टेप्स और भी हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आप प्री फिल्टर यूज़ करते हो। एयर जो है वो बाहर से जो कॉमन एयर है, एटमॉस्फेयर की एयर है, उसको सक किया जाता है। सक करने के बाद उसको प्री फिल्टर्स में से, एच वैक के अंदर प्री फिल्टर्स लगे होते हैं, उन प्री फिल्टर्स में से उनको गुजारा जाता है। ये प्री फिल्टर्स जो हैं ये आमतौर पे ग्लास वूल के या क्लॉथ के या प्लास्टिक, श्रेडेड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये एयर के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करे। कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई फाइबर उड़ के आ गया है, कोई और पार्टिकल आ गया जो नेकेड आई से आपको नज़र भी आ रहा है, या टू सम एक्सटेंट नज़र नहीं भी आ रहा, तो बड़े साइज का पार्टिकल है, 0.5 से बड़ा है, तो इन दैट केस वो यहाँ पे प्री फिल्टर में रिमूव हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 जो इसके अंदर होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ये चार्जेस इंड्यूस करता है एयर के अंदर, और जो चार्ज एयर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स जो प्री फिल्टर से गुजर गए थे क्योंकि वो छोटे थे, अब यहाँ पे और वो चार्ज हैं, अब जैसे ही वो इसके अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस डेवलप करेगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो थ्रू अट्रैक्शन ये चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करता है। फिर हमारे पास थर्ड फेज आता है जो हैपा फिल्टर कहलाता है, और इसके अंदर हम लोग फिर अपनी एयर को हैपा फिल्टर के अंदर से गुजारते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हैपा फिल्टर जो है 0.3 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स को 99.99% एफिशिएंसी से उसको रिमूव करता है, और उस रिमूवल की वजह से फिर आपकी एयर जो है वो क्लीन हो जाती है, स्टीराइल हो जाती है। इसी के अंदर एक और टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, लैमिनार फ्लो इनक्लोजर। अब लैमिनार फ्लो इनक्लोजर या लैमिनार फ्लो हुड जो है ये आप लोगों ने अपनी माइक्रो की लैब में देखा हुआ था, ठीक है, और आपको पता है कि ये क्या काम करता है कि इसके अंदर आप एक छोटा सा किसी एक बड़े रूम के अंदर जब आप यहाँ पर लैमिनार फ्लो इनक्लोजर लगाते हैं, आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप एक छोटा सा एरिया जो है, जो लैमिनार फ्लो हुड का अंदर वाला एरिया होता है, आप उसको स्टीराइल करते हैं। इसके अंदर भी हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं। ये उसी रूम की एयर जो है उसको सक करता है, और हैपा फिल्टर, यही तीनों मैकेनिज्म जो एचवैक में भी आपने पढ़े हैं वही मैकेनिज्म इसके अंदर भी होते हैं, और वो एयर हैपा फिल्टर के अंदर से गुजर के आप तक पहुंचती है। जब वो आप तक पहुंचती है तो आपने देखा होगा कि एयर जो है जिस जगह पे आप काम करते हैं उसके आगे शीशे का लिड लगा होता है, ठीक है। वो शीशे का लिड इसलिए लगा होता है थोड़ा सा कि नीचे से आप खोल के काम कर सकते हैं, कि अंदर जो उस कैबिनेट का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और अंदर एयर कौन सी है, एयर स्टीराइल है। तो जब प्रेशर ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा सा उसको ओपन भी करते हैं तो बाहर से एयर अंदर नहीं जा सकती, बिकॉज अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो अंदर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए बाहर की तरफ एक ग्लास लिड लगाया जाता है ताकि अंदर प्रेशर मेंटेन रहे, और जो जहाँ से आप थोड़ा सा लिड को ओपन करके अपने हाथ अंदर डाल के काम करते हैं वो जगह वहाँ से बजाय कि एयर अंदर जाने के रूम से वो लेमिनर फ्लो हुड से बाहर की तरफ आती है। सो वो स्टीराइल एयर बाहर आती है, इसलिए वो एरिया स्टीराइल ही रहता है। आमतौर पे इसके अंदर दो किस्म के लेमिनर फ्लो हुड अवेलेबल हैं, हॉरिजॉन्टल लेमिनर फ्लो हुड अवेलेबल हैं और वर्टिकल लेमिनर फ्लो हुड जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। ये एक बेंच टाइप लेमिनर फ्लो हुड भी हो सकता है, या पूरा रूम को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज लेमिनर फ्लो हुड। तो इंडस्ट्री के अंदर जो फिलिंग एरिया होता है, जो कंपाउंडिंग एरिया होता है, जितना भी स्टीराइल सेक्शन होते हैं वो सारे के सारे स्टीराइल एरियाज या सेक्शंस जो हैं वो लेमिनर फ्लो हुड में कन्वर्ट किए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रूम, ठीक है जी। तो रुखसार, हाँ जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो इसके अंदर आते हैं। जो वर्टिकल लेमिनर फ्लो हुड है, ठीक है, इसके अंदर एयर जो है वो ऊपर से नीचे आती है, मीन्स ये छत पे लगा होगा और नीचे की तरफ एयर फेंकेगा, नीचे वर्किंग हो रही है। आपकी जो फिलिंग लाइंस होती हैं, आपने अपनी फिलिंग मशीन देखी है, एम्प्यूल फिलिंग मशीन देखी है, ये एम्प्यूल फिलिंग मशीन जो है लाइन में ये बड़े साइज़ की लगाई होती है, और इसके ऊपर ऐसे ही एक लेमिनर फ्लो हुड लगा होता है जहाँ से एयर आती है, और दोनों तरफ कर्टन्स होते हैं। सो सेंटर में आपका, इस एग्जांपल, ये आपकी लाइन है जिसके ऊपर आपकी फिलिंग हो रही है,
इधर ऊपर इसके ऊपर लैमिनर फ्लो हुड, ये हैपा फिल्टर लगा होगा, लैमिनर फ्लो हुड लगा होगा, ठीक है। और इसके पीछे, इसके आगे वाली साइड पे भी कर्टन होगा प्लास्टिक का, और इसके पीछे वाली साइड पे भी प्लास्टिक का कर्टन होगा। तो ये अंदर एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। दो वो जो रूम है वो पहले ही क्लास ए के अंदर है, वो पहले ही स्टीराइल है, लेकिन उस स्टीराइल रूम के अंदर फर्दर उसको और ज़्यादा स्टीराइल करने के लिए आप मशीन के ऊपर भी ये लैमिनर फ्लोर लगाते हो, ठीक है जी। द एरिया आउटसाइड में बी कंटेन्ड एट स्लाइटली लोअर लेवल ऑफ क्लीनलीनेस परहैप्स 10,000 और 1000, लेकिन इस केस में क्लास 1000 या क्लास 100 ही हम लोग बाहर बी क्लास ए ही रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये था जी आपका लैमिनर फ्लो इनक्लोजर। अच्छा, वर्टिकल फ्लो, अच्छा इसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा जो इशू आता है, जो वर्टिकल फ्लो है हमारे पास लैमिनर फ्लो हुड का, इसमें चांसेस ये होते हैं कि जब मशीन चल रही है तो फीलिंग हो रही है पार्टिकल ऊपर की तरफ उड़ेगा। अब जब पार्टिकल ऊपर की तरफ उड़ेगा तो ऊपर से तो हवा आ रही है, तो वो उड़ के वापस नीचे आएगा, तो देयर आर चांसेस के पार्टिकल जो एयरबॉर्न पार्टिकल है वो एम्प्यूल के अंदर चला जाए ड्यूरिंग फिलिंग, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। वेयर एज जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है, इसमें जैसे मैं यूं खड़ा हूं तो अगर एयर टूवर्ड्स मी आ रही है, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ लैमिनर फ्लो हुड के अंदर, ठीक है, तो एयर टूवर्ड्स मेरी तरफ आ रही है, तो इस केस में जब एयर मेरी तरफ आएगी तो जो भी मैं काम करूँ, जो पार्टिकल उड़ेगा वो मेरी तरफ आएगा। तो देयर आर चांसेस जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है इसमें कि आपका ऑपरेटर जो है उसकी फेस पे पार्टिकल गिर सकते हैं, उसका फेस कंटेमिनेशन जो है वो हो सकती है, इसलिए ऑपरेटर डेंजर का इशू है यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अंदर, वर्टिकल के अंदर पार्टिकल जो है वो जा सकता है वापस आपके एम्प्यूल के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसके अंदर वर्किंग, एनी रिवर्स एयर पार्टिकल रिमूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी देन द हैपा फिल्टर एयर फ्लो, वो जो मैंने आपको बताया ये वर्किंग के अंदर वही आता है कि एयर स्ट्रीम के अंदर आपने कोई लीक्स तो नहीं है वो चेक कर लेने हैं, हैपा फिल्टर में कोई लीक्स तो नहीं है वो चेक कर लेने हैं। बताया था कि अगर किसी वजह से एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर पहले से ज़्यादा हो गई है तो ये खुशी की बात नहीं है, बल्कि आपका फ़िल्टर जो है उसका पोर साइज़ बड़ा हो गया है। असल में ये कोई खुशी की बात नहीं होती, ये हम जब सेम प्रेशर पे एफिशिएंसी बढ़ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फ़िल्टर पुराना हो गया है, अब उसका पोर साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पार्टिकल्स उसके अंदर से क्रॉस कर रहे हैं थोड़े टाइम, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है या लिक्विड जो है उसमें से क्रॉस कर रहा है थोड़े टाइम के अंदर। सो ये आपने साथ साथ इसको चेक करना होता है। ट्रेडिशनली जो क्लीन रूम डिज़ाइन है वो क्लास 100 रूम के एडजेसेंट जो रूम्स होते हैं वो क्लास 1 लाख रूम होते हैं। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इसने ग्रेट कंसर्न शो किया है इसके ऊपर। ट्रेडिशनली ये था कि जब हम लोग स्टीराइल रूम की बात करते थे तो कहा यह जाता था कि जी जिस रूम में आपने प्रेपरेशन बनानी है और फिल करनी है वो क्लास 100 हो, इसके इर्द गिर्द के कमरे क्लास डी, ग्रेड डी के या क्लास 1 लाख के हो सकते हैं। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने इस पर कंसर्न रेज किया और ये कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्रेफरेबली ये है कि क्लास 100 को फॉलो करे क्लास 1000, उसको फॉलो करे क्लास 10,000, और लास्ट में फिर आपकी आए क्लास, वही आपका जो पहले क्लास ए हो उसको फॉलो करे क्लास बी कवर करे, फिर उसको क्लास सी करे और फिर डी आए, क्लास ए के बाद फ़ौरन क्लास डी ना आए, ठीक है। ये रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मटेरियल सपोर्ट एरिया है। इसी के अंदर मटेरियल सपोर्ट एरिया जो है ये वो एरिया होता है जो मटेरियल आपका यूज़ होना है ड्यूरिंग योर प्रोडक्शन, उसको इस मटेरियल सपोर्ट एरिया के अंदर आप रखते हैं। तो मटेरियल सपोर्ट एरिया जो है वो विदस्टैंड करे हाई मॉइस्चर को। इसकी हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ रहे हैं कि मटेरियल सपोर्ट एरिया की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ये रूम जो है ये मॉइस्चर को विदस्टैंड करे, मॉइस्चर से इसको ख़राब नहीं होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट इट कैन बी क्लास 1 लाख, ठीक है, ये ग्रेड डी का हो सकता है। इन परवियस टू मॉइस्चर हो, फ्लोर्स रूम्स रूफ ख़राब ना हो, विनाइल और एपॉक्सी सीलिंग कोट होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था ना कि वॉल्स पे और ज़मीन पे और छत पे हम लोग कोट करते हैं पेंट का ताकि पोर्स ना आए, वो विनाइल या एपॉक्सी रेजिन पेंट होता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें पोर्स नहीं होते और वहाँ पे कॉलोनीज डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है। तो मटेरियल सपोर्ट एरिया में क्योंकि आपका मटेरियल ओपन नहीं होता यहाँ पे, तो ये क्लास डी हो सकती है। कंपाउंडिंग एरिया जो है इट शुड एसेंशियली बी एसेप्टिक, ठीक है। फार्मूला इज कंपाउंडेड
नॉट असेंशियल दैट द एरिया इज एसेप्टिक कंट्रोल माइक्रोनिज्म पार्टिकल शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट देन मटेरियल सपोर्ट एरिया। रेगुलेशन के अंदर ये कहते हैं कि जी जहाँ पे आपने कंपाउंडिंग करनी है उसको स्टीराइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ना भी स्टीराइल तो इट्स ओके। सिर्फ ये है कि पैथोजन कंट्रोल कर लें उसको, माइक्रोनिज्म को कंट्रोल कर लें, और ये कंट्रोल जो है ये मटेरियल सपोर्ट एरिया से बेहतर होना चाहिए ये। लेकिन हमारे यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं वो कंपाउंडिंग एरिया को भी क्लास ए रखती हैं ताकि किसी किस्म का कोई इशू रहे ही ना। यहाँ पे वो क्यों ये कह रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रेपरेशन ऐसी हैं जो बनने के बाद फ़िल्टर होती हैं, और फिल्टर वो 0.2 माइक्रोन का होता है, बैक्टीरिया पास नहीं करता। और बहुत सारी प्रेपरेशन जो हैं वो जब फील हो जाती हैं तो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन की तरफ जाती हैं, तो उनका मेथड इतना स्ट्रिंजेंट होता है कि अगर कंपाउंडिंग के अंदर कोई पार्टिकल बीच में आ भी गया है तो फिलिंग तक नहीं पहुंचता वो। लेकिन हमारे यहाँ पे सेफर साइड पे जाने के लिए वो पहले ही ये करते हैं, कंपाउंडिंग एरिया को भी स्टीराइल बना देते हैं क्लास ए में, ताकि ये इशू आए ही ना कल को। ठीक है जी। जो फिलिंग एरिया है वो प्रेफरेबली हमारे पास एसेप्टिक होता है, तो एसेप्टिक एरियाज जितने भी हैं वो इसके बाद आएंगे, वो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे।